सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। हुकूमत का एक नैरेटिव बहुत कीमती, बहुत मजबूत, एक ऐसा बयानी है जिसके ऊपर ये हुकूमत कायम हुई। इलेक्शन कैंपेन के अंदर आपने बहुत दफ़ा सुना कौम का पैसा वापस लाएंगे, बहुत मुल्क पर कर्ज चढ़ गया है, पाकिस्तान से पैसा बाहर चला गया, वो पैसा वापस लेकर आएंगे, करप्ट लोगों को जेलों में डालेंगे, करप्ट लीडरान को जेलों में डालेंगे और इनको रुलाएंगे। आपने बहुत तकरीरें सुनी होंगी इमरान खान साहब की, पीटीआई के रहनुमाओं की, कि इनको रुलाएंगे, इनको नहीं छोड़ूंगा, जेलों में डालूंगा, एसी इनसे वापस लो, खाना नहीं मिलेगा, जेलों में जिस तरह से सब पाकिस्तानी रहते हैं जो कैदी हैं जिनको सजाएं हुई हैं, इसी तरह से भी लीडरान भी उसी तरह से रहेंगे। ये बहुत भारी नैरेटिव और एक ऐसा इन्वायरमेंट रहा जिससे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान का जो पैसा बाहर है वो वापस आएगा, जो यहाँ पे करप्शन हुई है, जो कर्जे चढ़े हैं वो ठीक होगा। ये सारे सिनेरियो एक ऐसा सिनेरियो था जिसकी उम्मीद में हर पाकिस्तानी टिकटिकी बजा के टीवी को देखता रहता था कि अब पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, महंगाई ख़त्म होगी, करप्ट लोगों से पैसा वापस लिया जाएगा, तमाम चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन माहौल बदल गया है, बिल्कुल माहौल बदल गया, एनवायरनमेंट बहुत चेंज है, बहुत महंगाई है, मिसमैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, करप्शन भी है इस हुकूमत में, कर्जे ले लिए गए हैं, सिम का क्लियरिटी नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा फ़ैसला ये हुआ है जो अदालत ने दिया है, लेकिन ये तय है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन नवाज़ शरीफ मंगल को जिस तरह का इन्वायरमेंट है उससे ऐसा लगता है कि उन्हें इजाज़त मिल जाएगी कोर्ट से और वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगले फ़ेज़ के अंदर जनाब मोहतरम साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब भी चले जाएंगे। तो अगर ये बाहर चले जाएंगे इलाज के गर्ज से अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके सेहत के हवाले से भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सर्विसेज हॉस्पिटल में उनकी तबीयत कैसी है और वहाँ उन्होंने क्या खाया है आज और उनकी किन किन से मुलाकातें हुई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा दिन और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज 27 अक्टूबर है और कश्मीर में भारतीय फ़ौज दाखिल हो गई थी। आज सारे मुल्क के अंदर एहतजाजी रैलियाँ हो रही हैं, एक रैली उस हवाले से भी और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी रैली निकाली हुई है और वो कराची से हैदराबाद की तरफ हैं, वहाँ तकरीर करेंगे, जलसा करेंगे, आज़ादी मार्च। ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे पीछे होके हो रही हैं, उससे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि बहुत मसावात है, बहुत बराबरी है। बराबरी ये है कि हर पाकिस्तानी बहुत परेशान है कि इस परेशानी से मैं निकलूँगा कैसे, ये परेशानी ख़त्म कब होगी, कैसे ख़त्म होगी। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज़ादी मार्च पे कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर, आने वाले मंगल के दिन के फ़ैसले के ऊपर, मियाँ साहब की सेहत के हवाले से भी मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट लोग प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर लंदन से आए हुए एक जर्नलिस्ट हैं, हामिद खान साहब, वो मौजूद हैं। लेकिन उनसे गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम रिपोर्टर्स जो हैं उनसे बात करें। हमारे रिपोर्टर जो अमजद कायम खानी, उनसे बात करेंगे क्या सूरत हाल है कराची में। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो काफ़िला लेकर, जो एहतजाजी मार्च लेकर निकल रहे हैं, उस पर हम बात करें। कश्मीर के मामला उस पर बात करें। जब तक वो लाइन अप होते हैं, हामिद खान साहब, ये जो इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में माशाल्लाह से हर वक्त एक से बढ़कर एक इन्वायरमेंट रहता है, एक से बढ़कर एक गहमा गहमी रहती है। आज एक नई शुरुआत 27 तारीख, सबको वो दिन भी याद है जब इंडियन आर्मी कश्मीर में दाखिल हुई। वो दिन भी किसी को नहीं भूला। और जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर के अंदर मोदी सरकार जुल्म ढा रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, मसाजिद में नमाज अदा नहीं हो पा रही है, अस्पतालों की सूरत हाल वो है, बर्बरियत का एक इन्वायरमेंट है और सारी दुनिया के अंदर छुपाया जा रहा है। कोई इंटरनेशनल मीडिया, कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, यूएनओ के जो ऑब्जर्वर्स हैं, कोई वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। आज के दिन पर सारी दुनिया को जो जगाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, हतमी तौर पर क्या एक मैसेज होना चाहिए जिससे सारी दुनिया हिले कि कश्मीर में हिंदुस्तान ने ये खिलाफ वर्जियाँ की। बहुत शुक्रिया फैसल। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखें कि जब से ये मोदी सरकार ने जो कर्फ्यू लगाया है और इसके बाद जिस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं, मकबूजा कश्मीर में रहना जो है वो ज़िंदगी जो है वो कश्मीरियों पर तंग कर दी गई है। और उसका जो सबसे बड़ा जो नज़र आ रहा है हमें, जो आज हमें उसका सबसे बड़ा
ड्रॉबैक नज़र आ रहा है वो ये कि मुस्लिम दुनिया की तरफ से भी हमें अभी तक कोई रिएक्शन देखने को उस तरह नहीं मिला। हमने वज़ीर आज़म साहब ने यूएनओ में तकरीर भी की, बड़ी अप्रिशिएशन हुई। मलेशिया और तुर्की ने हमारे हक़ में भी उसमें बोले, महातीर मोहम्मद बोले, उन्होंने अपना हमने देखा कि उनके मुआशी ताल्लुकात भारत से ख़राब होते नज़र आ रहे। मगर इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे कल हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, चकोटी सेक्टर तक गए और हमने वहाँ कोशिश की कि वहाँ कोई कश्मीरियों के लिए कुछ इमदाद पहुँचा सके एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, हम वो नहीं कर सके। उसकी वजह ये है कि भारत ने कश्मीर को बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिया है, पूरी दुनिया से उसका राब्ता मुनक़ता है। देखें, लैंडलाइन खोलने का मतलब ये चंद हज़ार लोग बिटवीन इंडिया लैंडलाइन पे बात कर सकते हैं, ना इंटरनेट है ना मोबाइल है। अब उसके बाद दूसरी तरफ आ जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुसलमानों के खिलाफ जराइम के साथ साथ ये अब वॉर क्राइम की शक्ल इख्तियार कर गई है सूरत हाल। इस सूरत हाल के लिए दुनिया की ज़मीर को जगाना ज़रूरी है कि ये मामला जहाँ बच्चों के लिए दूध, बच्चों के लिए खुराक बंद हो गई है, बूढ़ों के लिए दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, ये मामला अब ना तो सियासी रह गया है, ना ये मामला अब किसी एक कौमियत का रह गया, अब ये वॉर क्राइम की शक्ल इख्तियार कर गया है। क्या हम सर्बिया या बोस्निया के हालात के बाद जागेगी दुनिया? क्या ऐसा होगा जब बहुत सारे हमें पता चलेगा जी कि वहाँ इतना कत्लो गारत हो रहा है और फिर उसके बाद दुनिया जागेगी? मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को जहाँ इतने अंदरूनी मसाइल हैं, जहाँ इतने अंदरूनी मामलात हैं, कभी फजलुर रहमान साहब की रैली अब आ रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब उनको सेहत दे, उनकी इस वक्त बीमारी की सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल के बावजूद कश्मीर का मामला पीछे नहीं हटना चाहिए। आज 27 अक्टूबर हमें उस 70 साल पहले के वाक़यात को याद दिला रही है कि कैसे हमने भारत को वहाँ पे कब्जा करने दिया। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त भी हमें चाहिए था कि हम यूनाइटेड नेशन पे मज़ीद स्ट्रॉन्ग लड़ते, लेकिन आज 70 साल बाद भी हम अक़वाम मुत्तहिदा से उम्मीद लगा के खड़े हैं। मैं इस पे मायूस हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा से उम्मीद तब लगाई जाए जब मुसलमान बहसीत कौम या बहसीत उम्मत इकट्ठे हो जाते। आज तो हम OIC ममालिक की सूरत हाल देखें या इधर सूरत हाल देखें जो हमारी रीजनल सूरत हाल है, ईरान, सऊदी और इधर की, तो हम आपस में इकट्ठे नहीं हैं। हम दुनिया को क्या मैसेज दे सकते हैं? एक 80 लाख लोग जो महसूर हैं कश्मीर के, उनको बचाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आवाज़ देनी पड़ेगी, हमें दुनिया को बताना पड़ेगा, हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि आज हालात दुनिया को बताने के लिए ना असल में कौम का एक ऐसा नैरेटिव जो कि पूरी कौम के अंदर जो है वो मौजूद है। कश्मीर के हवाले से हर पाकिस्तानी की धड़कनें कश्मीरियों के साथ हैं, लेकिन ये जो जुल्म का एनवायरनमेंट है, ये इस एनवायरनमेंट के ऊपर और क्या क्या करना चाहिए, कितना डिप्लोमेटिकली एक्टिव होने की ज़रूरत है, कितना वो सब कुछ। मैं जो एक मार्च है, आज का दिन जो है वो आज़ादी मार्च भी एक बहुत बड़ा मार्च शुरू हो रहा है, उसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। कराची से शुरू हुआ है, वहाँ इस वक्त सूरत हाल क्या है? अमजद कायम खानी हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं, वो मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अमजद, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए हमने कंटेनर देखा, बहुत बड़ा कंटेनर है, पहले कंटेनर से बड़ा है, तस्वीरें भी बड़ी अच्छी लगी हुई हैं, लीडरों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें हैं इस कंटेनर के ऊपर। खैर, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब हशाश बशाश सारे लीडरों के साथ मौजूद नज़र आए। आप क्या देख रहे हैं? कराची से ये मार्च तरोताज़ा, तमाम लोग इस मार्च के अंदर हैदराबाद की तरफ हुए, उन्हें अंदाज़ा है कितना लंबा सफ़र है, थकन का एहसास तो आपको नज़र नहीं आया इन लोगों के अंदर? हाँ जी फैसल साहब, बिल्कुल। ये जो जमीयत उलमा इस्लाम है, फजलुर रहमान है। अमजद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? जी फैसल, मैं सुन सकता हूँ आपको। ये फुटेज देखिए आप, बहुत ज़्यादा बोले अमजद साहब, बोले आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त, क्या सिनेरियो है आपके नजदीक? बिल्कुल देखेंगे, मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जो है ये कराची से आज हुआ है आज़ादी मार्च, इसका नाम इन्होंने रखा है। कराची में मैं देखा जब ये सौराब रोड से ये काफिले रवाना हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है और कारकुनान, तमाम ही अजला की कारकुनान जो है पीपल्स पार्टी के, वो हमें नजर आए। जो लोकल मकामी क़यादत है वो नजर आई।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक गवर्नर हैं मोहम्मद जुबैर, वो भी हमें नजर आए। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी से अगर बात कर ले तो रजा रब्बानी हमें नजर आए वहाँ पे। सईद गनी जो सूबाई वजीर हैं वो मौजूद थे। ANP के जो है सिंध के सदर है शाही सैयद, वो भी नजर आए स्टेज पे, उन्होंने भी खिताब किया। बाकी जो दीगर जमातें हैं, मौलाना नूरानी साहब की जमात है, उनके साहबजादे वैस नूरानी साहब नजर आए। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की मकामी क़यादत वो भी वहाँ मौजूद थी। तमाम ही रहनुमा, जैसे आपने फरमाया कि हशाश बशाश थे, गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त इनके पास जो हैं वो सबके पास जो लीडरान थे, जो इनके रहनुमा थे, उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ सबके पास मौजूद हैं। कंटेनर को अगर बात कर ली जाए तो कंटेनर एयर कंडीशन कंटेनर है। आपने फरमाया पहले से बड़ा, जी बिल्कुल पहले से बड़ा ये कंटेनर है जो कराची से निकलते ही एक ब्रिज के नीचे फंस भी गया अपनी ऊंचाई और चौड़ाई की बाइस, लेकिन बहरहाल उसको रेस्क्यू के इदारों ने मिलकर जो है उस कंटेनर को निकाला। अहम बात यह है कि मौलाना खुद जो है वो कंटेनर में सवार नहीं है, जबकि उनकी सूबाई जो क़यादत है वो कंटेनर में सवार है। मौलाना जो है वो इस काफिले को लीड कर रहे हैं। ये काफिला अब जो ताज़ा तरीन इतला है वो जामशोरों के करीब जानशोरों पहुंच चुका है। काफ़ी बड़ी तादाद हमें नजर आई सोराब गोट पर, अलासिफ पर, जो काफिलों का जो इब्तदाई बेस कैंप था, जो इनका JUI की जानिब से जो इस्तकबालिया कैंप कायम किया था, वहाँ पे जो है वो तमामी जमातों के सैकड़ों कारकुनान, जो मजमूई तौर पर हज़ारों कारकुनान की जो शक्ल इख्तियार कर गया, एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर दिया था। और उसके बाद जो है वो सुपर हाईवे पे जो मकाम था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये आज़ादी मार्च शुरू हो चुका है, जामशोरो क्रॉस कर रहा है, हैदराबाद पहुँचेंगे, हैदराबाद के अंदर खिताब फरमाएंगे मोहतरम जनाब फजलुर रहमान साहब। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि सारे अपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इस्लामाबाद पहुंचना है इस आज़ादी मार्च को, इस्लामाबाद के अंदर क्या तैयारियां हैं, क्या इन्वायरमेंट है। मैं कल था इस्लामाबाद में, रास्ते के अंदर कुछ कंटेनर्स नज़र भी आए और स्टैंड बाय जो है कंटेनर नज़र आए। अब हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस्लामाबाद में मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, इससे क्या तैयारियाँ हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब तो शुरू हो गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो आ रहे हैं, कराची से शुरू हो गए हैं, मार्च में हैं, बड़ा कंटेनर है, कंटेनर फंस भी गया है, पहले ही कंटेनर फंस गया है, उसको फंसाने का इंतजाम भी बहुत सारी जगहों पर है, बहुत सारी जगहों से कंटेनर को गुजरना पड़ेगा, वहाँ से गुजरेगा और जाके इस्लामाबाद तक पहुँचेगा। आप क्या देख रहे हैं, इस्लामाबाद में पहुँच पाएंगे मौलाना फजलुर रहमान, और इंतजाम किस तरह के हैं कैपिटल में? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। सबसे अहम बात यह है कि मौलाना साहब ने आज जो कंटेनर के ज़रिए से मार्च का आगाज़ किया है, पहली ये इस तरह की सूरत हाल है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं एक मजहबी रहनुमा के पीछे हैं, जिनको हम अपोजिशन, मुश्तरका अपोजिशन कह सकते हैं, कि वो इस वक्त तैयार हैं कि वो मौलाना साहब के साथ इस्लामाबाद तक आएंगे। इस्लामाबाद भी पहुंच जाएगा, क्योंकि तय इसी तरह से है कि इस्लामाबाद आएंगे। और यहाँ पे कंटेनर्स के हवाले से 2-3 लेयर्स हैं जो लगाई गई हैं। सबसे अहम एरिया यहाँ आप जानते हैं रेड जोन है। रेड जोन में तो एक रास्ता जो है वो खुला छोड़ा गया है। अभी चंद मिनट पहले ही इतला मिली थी कि जो सरीना चौक है उसको भी बंद कर दिया गया है, और उसके साथ जो नादरा चौक है उसको भी बंद कर दिया गया है। उससे आगे डी चौक वाला गेट है वो तो ऑलरेडी बंद है। उसके बाद ये भी पता चल रहा है कि मैरियट की तरफ जाने वाला रास्ता भी आज शाम तक बंद कर दिया जाएगा। और फिर एक रोड जो है वो मौजूद है, जो मारगला रोड जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए से जो रेड जोन है उसमें दाखिला मुमकिन हो सकेगा। बाकी लेयर्स जो हैं वो तमाम सेक्टर्स के जो हमारे मेन रोड्स के ऊपर हैं सेक्टर्स, जिस तरह H11 है, I11 है, I10 है, I8 है, और इसके साथ साथ जो पिछले सेक्टर्स हैं I16 वगैरह, वो उनको उस तरफ से। ये जो मार्च शुरू हो गया, मार्च मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, बड़ी तादाद के अंदर और दीगर रहनुमा भी हैं। सारे रहनुमा जो आ रहे हैं, ये सारे रहनुमा जो हैं वो जब पहुंचेंगे पूरे सिंध से गुजरते हुए पंजाब में दाखिल होंगे। बिल्कुल। पंजाब से फिर जाहिर है कि इस्लामाबाद तक जाएंगे। ये सफ़र 1-2-3 घंटों में नहीं बल्कि लंबा सफ़र है। बिल्कुल, बहुत। और हज़ारों लोग जो हैं उन्हें रास्ते में ज्वाइन भी करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, डिमांड जो हैं वो क्लियरिटी के साथ सबके सामने, मौलाना फजलुर रहमान साहब की डिमांड्स
अब ये डिमांड्स जो हैं उसमें तब्दीली मुतवक्के है, क्योंकि सियासी तौर पर भी तब्दीलियां बहुत सारी आ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की डिमांड्स उसी नहज पे, उसी पोजीशन पे रहेंगी, डिमांड्स आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रोमाइज होती जाएंगी। इसी दौरान लगता ये है कि मंगल भी आ जाएगा। इसी दौरान जो है वो हो सकता है कि मियाँ साहब को कोर्ट इजाज़त दे दे, और वो हो सकता है कि इलाज के गर्ज से पाकिस्तान से बाहर रवाना हो जाए, तो ट्रॉलर के ऊपर जो है, कंटेनर के ऊपर मौलाना जा रहे होंगे और जहाज में बैठ के मियाँ साहब लंदन जा रहे होंगे, ये भी हो सकता है। फैसल, सबसे बड़ी बात टाइमिंग हो गई है इस मार्च की, और मियाँ साहब की जो हेयरिंग है मंगल को, हमने देखा कि 2 उनकी बेल्स हो गई हैं। अब सिर्फ एक फाइनल हेयरिंग है ट्यूसडे को, और सारे उनके लिए सब चीज़ें भी रेडी हैं। जैसे कि नज़र आ रहा है कि अगर उनकी ज़मानत हो जाती है और उनको बाहर जाने दिया जाता है, तो आप देखें कि सारी जो एक मोमेंटम सा क्रिएट हो गया था इस आज़ादी मार्च का, वो बड़ा डिफ्यूज़ सा होने का ख़तरा है, और नज़र आता है कि शायद वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। और उसके साथ साथ मौलाना साहब की डिमांड बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ तो बातें ऐसी हैं जो हमें लग रही हैं कि जैसे सिर्फ तकरीर की हद तक होंगी, किस तरह होंगी, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़े का मुतालबा या दोबारा इलेक्शन का मुतालबा, वो तो नज़र नहीं आता। लेकिन हमें जो सबसे अहम बात जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आया इस्लामाबाद पहुँचने के बाद मौलाना क्या करते हैं। अगर तो वो देखते हैं कि अभी तो मुआहिदा हुआ जी कि हम पेशावर मोड़ पे रहेंगे, ठीक हो गया। अब अगर वो देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में खड़े लोग आ जाते हैं, मुस्लिम लीग भी मियाँ साहब शहबाज शरीफ या उनके कोई और साथी आ जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे एक बड़ा एक पब्लिक प्रेशर सा बिल्ट होने लग जाता है, और उसको कोशिश करते हैं फजलुर रहमान कैश करने की, तो वहाँ क्या सूरत हाल होगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो तरफ को जा सकता है ये जो आज़ादी मार्च है। एक ये है कि हम देखते हैं कि वो अगर तो बहुत प्रेशर बिल्ट हो सकता है, तो कभी कभी सियासत में आप अपना मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करते हैं, आप उसको पॉपुलैरिटी कह लें, आप उसको ऑब्जेक्टिव कह लें। और दूसरे एंड पे सियासत में क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको फेस सेविंग की भी ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट किस तरह की फेस सेविंग देगी मौलाना फजलुर रहमान को। इस फैसल, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2 अहम क्वेश्चंस बन गए कि फेस सेविंग किस तरह मिलती है और अगर इनको आगे क्या मिलता है। असल में सिनेरियो तो बहुत ज़्यादा टफ़ है, और टफ़ इसलिए भी है कि हुकूमत ने किस तरह से हैंडल करना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए भी है कि बहुत बड़ी तस्वीर उन्होंने मियाँ साहब की लगाई है कंटेनर के ऊपर, इतनी बड़ी तस्वीर उन्होंने अपनी भी लगाई हुई है, और मियाँ साहब इसी जो चल रहा है इस्लामाबाद की तरफ जाएगा ये सारा मार्च, उस दौरान हो भी सकता है कि मियाँ साहब चले जाए। लेकिन आज का सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी पहुंची थी 27 अक्टूबर 1947 को, और जो जुल्म और ज्यादतियां इस वक्त कश्मीर के अंदर बर्पा की जा रही हैं मोदी सरकार की जानिब से, और जो जुल्म हो रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को छुपाया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को छुपाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें किस तरह से पाकिस्तान एक्सपोज करे, किस तरह सारे दुनिया के सामने लेकर जाए। मैं इस वक्त ब्रिगेडियर गजनफर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, आज का दिन बहुत बड़ा है, सारे दुनिया के अंदर ये मैसेज देने का दिन है कि किस तरह से काबिज भारतीय फौज कश्मीर पहुंची थी, और आज 83वां दिन है कि वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, बड़े जुल्म और ज्यादती है। ये सारा सिनेरियो पाकिस्तान जिस सिम से लेके चला, इस सारे प्रोसेस को आगे लेके बढ़ा, आप समझते हैं कि आज का जो दिन है उस पर हम ऐसा सॉलिड मैसेज बनाने में कामयाब हो जाएंगे, हो गए हैं, जो सारी दुनिया को पता है कि मोदी सरकार कितना जुल्म ढा रही है कश्मीर के अंदर। आप अगर फैसल साहब देखिए, जिस वक्त से कर्फ्यू लगा है उस वक्त से आज तक आप देखें तो हमने पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उस वक्त जिस वक्त वो यूएनओ में तशरीफ ले गए थे, और इसी तरह कश्मीरी क़यादत ने भी, और इसके साथ साथ जो बाहर कश्मीरी और जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्होंने भी उस पैगाम को और उस जुल्म ज्यादती को, उस औरतों की असमत दरी को, बच्चों के मारने को, अगवा होने को, कश्मीरी के मजालिम को, कश्मीरी फौज के करैक्टर को इस बुरी तरह बेनकाब किया कि कश्मीर के अंदर अभी परसों एक स्टेटमेंट चल रही थी जो कश्मीर की जो आर्मी चीफ के बारे में, बिपिन रावत के बारे में थी, कि वो एक निहायत ही घरावना सियासी किरदार अदा कर रहा है। और इसके साथ साथ भारत के मजालिम जिस तरह हमें
हमने एक्सपोज किए, और ख़ास तौर में इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल रहा, जिसने न सिर्फ ये कि खबरें चलाई बल्कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्री चलाई जिससे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन जो एक जाली खत है, आपको आर्काइव में भी नहीं मिलेगा, आपको तारीख में भी नहीं मिलेगा। और उसकी एक बहुत बड़ी बात यह है जिसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है कि 27 अक्टूबर को हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन साइन हुआ था, जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन, और उसमें जो RT3 है उससे पहले अगर आप थोड़ा सा तारीख में जाएं तो वल्लभ भाई पटेल जिसने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन को ड्राफ्ट किया था, बल्कि मिनिस्टर उसका एक PVP मेमन था, एक उसका सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी था, जिसने कहा था कि जितनी यूनियंस हैं उनको इंडिया के अंदर आप स्पेशल स्टेटस दे दें। तो उसने वही वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद जाके एक तकरीर की थी, जो इंडियन हिस्टोरियंस भी आप उसको तकसीम कर रहे हैं। उसने कहा था कि अगर हमें आप हैदराबाद दे दें कि वी आर रेडी टू गिव कश्मीर टू पाकिस्तान, लेकिन उसको चूंकि आगे लेके चला नहीं गया और एक 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर जिसमें कम्युनिकेशन, डिफेंस और वो था, उस पर कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। तो उसके बावजूद जो इंडियन आर्मी थी वो 27 अक्टूबर को उसने लैंड नहीं किया पुंछ में या श्रीनगर में, उन्होंने 25 अक्टूबर को लैंड किया था, जो उनके लैंडिंग बेल्स वगैरह और बाकी चीजें। इसका मतलब है कि इसकी एक और क्लॉज ये है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन साइन होने से 2 दिन पहले इंडियन आर्मी वाज प्रेजेंट इन श्रीनगर एंड जम्मू, दो मीनिंग देयर बाई कि वो एक गासिब आर्मी है इंडिया का, उसके ऊपर स्पेशल स्टेटस के बावजूद इंडिया का गासिबाना कब्जा है कश्मीर के ऊपर। उस वक्त हुआ था जिस वक्त कोई एक्सट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो ये चीजें जो थी तारीख की, इनको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज में एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का, बहुत दुख है इस बात का कि आज के दिन जिस वक्त सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की खबर पाकिस्तान आपके टेलीविजन चैनल्स पे और इंटरनेशनल चैनल्स पे चलनी चाहिए थी, आज के दिन एक शख्स की शरारत ने, एक पॉलिटिकल लीडर की शरंगेजी ने, एक सियासी लीडर की हिपोक्रेसी ने, एक सियासी लीडर की रियाकारी ने, एक सियासी लीडर के पर्सनल इंटरेस्ट ने, क्योंकि वो इस दफा इलेक्ट भी हुआ, रिजेक्टेड लीडर है पाकिस्तान का, वो शख्स जिसने कश्मीर कमेटी का पैसा खाया 8 साल पैसा खाया, जिसने कश्मीर कॉज का, जिसने कश्मीर कॉज को कब्र में दफन करके रख दिया। इजाजुल हक उस कमेटी का मेंबर था, जो मेंबर थे, जो कश्मीर कमेटी जो है वो बनी थी। उनके आप स्टेटमेंट उठा के पढ़ लें, जो कोई फरवरी 2018 के न्यूज में एक आर्टिकल शफीक अहमद साहब का लिखा हुआ छपा था, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ये शख्स ने 12-21 पदरी दौरे किए, ना इसने दौरा करने से पहले बताया, ना इसने दौरे करने के बाद बताया। इस शख्स की एक्शन का लेवल देखे आप, इतना हाईली करप्टेड आदमी है ये, जिसने आज के कश्मीर कॉज को करप्ट कर दिया अपने जाती इंटरेस्ट के बारे में। आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो किसी भी तरीके से हो रहा है, वो पाकिस्तानियों के लिए कोई वो जो एक फख्र का बाइस नहीं है। ये मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आज की तारीख में, जिन पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अदारे भी इन्वॉल्व हैं जिनकी रिस्पेक्ट हमारे लिए लाजिम है। लेकिन जो कुछ हो रहा है आज के दिन, और जिस तरह कश्मीर कॉज को कॉम्प्रोमाइज करके आप ब्रिगेडियर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जाहिर है सियासी लोगों को हक होता है एहतजाज करने का, और इस मुल्क के अंदर, जमहूरी मुल्क के अंदर कोई भी एहतजाज कर सकता है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि आज़ादी मार्च जो है वो कश्मीर के मौके पर 27 अक्टूबर के दिन नहीं होना चाहिए था। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, कश्मीर को हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मामला ये है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के अंदर हैं। वहाँ उनकी तबीयत कैसी है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे नुमाइंदे वहाँ पर, और मज़ीद भी हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आज मार्च लेके चल रहे हैं, वो क्या क्या कह सकते हैं, उनकी डिमांड्स में क्या अप एंड डाउन की उम्मीद है। लेकिन एक वक्फा। ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मार्च है वो हैदराबाद पहुंच गया है। हैदराबाद के अंदर
वो खिताब भी करेंगे अब से कुछ देर बाद। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उनकी हेल्थ के हवाले से ख़बरें बहुत ज़्यादा फोकस हैं। उनकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। वहाँ पे हमारी रिपोर्टर महविश सुहेल इस वक्त मौजूद हैं। महविश, क्या कहते हैं डॉक्टर्स, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत कैसी है? और अगर मुतवक्का तौर पर लगता है ऐसा है कि मंगल को, यानी कि आज से 2 दिन के बाद, अदालत से अगर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता है, जिसके कभी इम्कानात हैं, अगर आ जाता है और उन्हें सफ़र करना पड़ता है, तो क्या डॉक्टर्स इस बात की इजाज़त देंगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब लाहौर से लंदन का जो 8 साढ़े 8 घंटे का सफ़र है ये कर सकें? जी बिल्कुल, हमारी प्रोफेसर महमूद अयाज से जो है वो में बात हुई तो उन्होंने हमें यही बताया कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनको इस हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल से भी कहीं शिफ्ट किया जा सके। तो उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन क्योंकि उनको माइनर हार्ट अटैक भी हुआ, साथ में उनके प्लेटलेट्स का भी मसला है, जो कि कल जो थे जो बढ़े थे 45,000 में पहुंच गए थे। आज फिर जब CBC रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें वो 25,000 रह गए थे। तो अभी उनको इस चीज़ के ऊपर भी उनको कवर करना है, और साथ में उनको जो है वो मसला भी काफ़ी पुराना है, वो भी अब जो है वो दोबारा जो है स्टार्ट हो गया, और प्लेटलेट्स गिरने और गुर्दों के मुतासिर होने से नवाज शरीफ की सेहत जो है वो थोड़ी सी नाजुक हो गई है, और नवाज शरीफ की सेहत का ग्राफ मुस्तकम नहीं है। मौलवीन जो है वो नवाज शरीफ की सेहत को देखते हुए इन्हें डिस्चार्ज करने पर आमादा नहीं है बिल्कुल भी इस वक्त, और नवाज शरीफ की सेहत जब तक जो है वो स्टेबल नहीं होती, वो तब तक उनको यही रिकमेंड करेंगे कि वो इसी हॉस्पिटल में रहें। क्योंकि कल इस्लामाबाद कोर्ट से भी उनको जो है बेल मिल गई थी, तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर वो खुद से जाना चाहें तो वो हमें रिटर्न लिख के दे सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम उनको फिर भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि वो हॉस्पिटल से जाएं कहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया महविश। गुलाम मुर्तज़ा, जो सूरत हाल है, मियाँ साहब की तबीयत अप एंड डाउन हो रही है, और अगर कोर्ट फैसला दे देता है कि मियाँ साहब को ज़मानत मिल जाती है और वो सफ़र कर सकते हैं, तो ऐसे सूरत हाल के अंदर क्या होगा? मियाँ साहब जो हैं वो सेहतियाब होना तेज़ी से शुरू हो जाएंगे, दूसरे अस्पताल में भी जा सकते हैं, ज़मानत हो जाएगी तो वो सर्विस अस्पताल से निकल के किसी भी अस्पताल के अंदर जा सकते हैं जहाँ उनका इलाज हो पाकिस्तान में, और ये भी उनके मौलिज कह सकते हैं कि पाकिस्तान से बाहर उन्हें ले जाया जाए, यानी कि लंदन ले जाया जाए। इस्लामाबाद के अंदर क्या इतलात है? कोई पाकिस्तानी दोस्त मुल्क कहीं से कोई तैयारा यहाँ पे आ रहा है, कोई ऐसी एम्बुलेंस आ रही है जो मियाँ साहब को ले जाए और मियाँ साहब का इलाज लंदन में करवाए, ऐसी कोई मूवमेंट है इस्लामाबाद में? मुर्तज़ा जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत जिस तरह से बताई जा रही है, और हुकूमत का बोर्ड है जो कि सारी सूरत हाल से आगाह कर रहा है, उसमें 2 अहम चीज़ें हैं कि मियाँ साहब के 2 डॉक्टर्स हैं वो लंदन में हैं, और हम ये बावसूख ज़राए से ये बात कर सकते हैं कि मियाँ साहब का इलाज लंदन में होगा। ये हल्की फुल्की जो मौसीकी जिसको आप कह लें जो चल रही है यहाँ पे, बोर्ड्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के या दीगर जो डॉक्टर्स हैं वो चेक कर रहे हैं मियाँ साहब को, तो अल्टीमेटली 2-3 दिन में मंगल को ज़मानत मुकम्मल तौर पे नज़र आ रहा है कि वो हो जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी डिवीज़नल बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ ज़मानत दी है। वो अबूरी ज़मानत थी, लेकिन जाहिर है कि जो नया बेंच है जो ये अल-अज़ीज़िया केस सुनेगा और सज़ा की मुअत्तली के हवाले से और ज़मानत के हवाले से फ़ैसला देगा, वो चीफ जस्टिस उसमें शामिल नहीं है, वो और 2 जजेस पर मुश्तमिल है। DB है, वो भी मियाँ साहब के जो प्लेटलेट्स हैं उनका मसला है, जो ही वो सेट होते हैं और वो फ्लाई करने चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो, गुलाम मुर्तज़ा। हामिद खान, टाइम बहुत कम है, मैं छोटा सा जानना चाहूँगा कि जो मूवमेंट हो रही है सारी, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कोई तैयारा आ जाएगा, कोई सऊदी अरब तैयारा भेज दे, कोई कतर तैयारा भेज दे, कोई यूरा आ जाए, कोई ऐसी एम्बुलेंस आ जाए जिसके अंदर मियाँ साहब को तमाम सहूलियात मौजूद हों जो किसी अस्पताल में होती हैं? एम्बुलेंस आते हैं ना प्लेन, उसके अंदर वो अस्पताल की तरह वो तशरीफ ले जाएँ?
देखिए आप जानते हैं फैसल के पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा मतलब कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि कोई भी एयर एम्बुलेंस आ जाए, और आज बहुत मॉडर्न एयर एम्बुलेंसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर इट्स लाइक अ हॉस्पिटल, सब कुछ उसमें होता है, उसमें हर चीज़ मौजूद होती है। और ये भी हो सकता है कि अभी 1-2 दिन में मंगल तक हमें नज़र आए कि उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो बेहतर हो जाए, तबीयत उनकी बेहतर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक जुमला सुनवाता जाता हूँ। PTI के चेयरमैन जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म हैं मोहतरम जनाब इमरान खान, उनको एक जुमला बहुत मकबूल हुआ, मैं इनको रुलाऊंगा। इजाज़त दीजिए आप ये जुमला सुनिए इमरान खान साहब का कि मैं इनको रुलाऊंगा, कौम रो रही है कि लोग खुश हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।